Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and obviously preparing your MD CAT. So आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट को, ठीक है, और वो यूनिट है B5, सही। सो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जी, दैट इज़ यूनिट 5, दिस इज B5। उसका आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हमारे पास वो चैप्टर नंबर है, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 21, ठीक। और आपको आइडिया है कि जो चैप्टर नंबर 21 है, दिस इज़ अ सेल साइकिल, ठीक है जी। बात सेल साइकिल से रेलिवेंट है। अब इसमें ज़रा सेल साइकिल को देख लें क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है सेल साइकिल के बारे में कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच इन्वॉल्व्स व्हाट। नंबर 1 आपको पता है दैट इज व्हाट, इट्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, इट्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, नंबर 1। नंबर 2, रेप्लिकेशन ऑफ द DNA, ठीक है जी, रेप्लिकेशन ऑफ DNA। एंड ऑब्वियसली नंबर 3, दिस इज फॉलोड बाय व्हाट, दिस इज फॉलोड बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी। नंबर 1 कि जिसमें सबसे पहले सेल साइज में इंक्रीज करेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा वाला, रेप्लिकेशन ऑफ द DNA हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा, इट्स अ सेल डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। सो तीन चीज़ें इसके अंदर होती है, इस चीज़ को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कि ये जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल दैट इवेंट्स विल टेक्स प्लेस इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में सबसे पहली सीक्वेंस क्या आ रही है, इट्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, कि सेल ग्रो करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा बोला, एप्लीकेशन ऑफ DNA, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, राइट। तो इसमें ज़रा देखिएगा किस तरह, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए द पीरियड फ्रॉम द टाइम, द पीरियड फ्रॉम द टाइम a cell is produced, a cell is produced until it completes its division। क्या बोलेंगे इसको हम, व्हाट इज दैट। ऑप्शन ए आपके पास सेल साइकिल, ऑप्शन बी है आपके पास इंटरफेस, ऑप्शन सी है आपके पास एम फेज, या फिर ऑप्शन डी आपके पास दिस इज माइटोसिस। जी क्या इसका आंसर बनेगा वाला, तो यस, तो एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल, ठीक। तो सेल साइकिल ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर रही है ऐसा टाइम जिसमें एक सेल प्रोड्यूस होगा, फिर अपनी नेक्स्ट जो डिवीजन है उसको कंप्लीट कर लेता है। तो जाहिर सी बात है सेल डिवीजन की कैटेगरी में हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें, आपको आइडिया होगा कि सेल साइकिल के अंदर हमारे पास जो सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और ये जो सेल है व्हेन इट विल एंटर, ठीक। अब इसको आपको पता है इसमें दो हमारे पास फेजेस हैं जी, ठीक है, दो फेजेस। और वो कौन कौन से फेजेस हैं, नंबर 1 पे जो फेज है दैट इज़ नोन एज इंटरफेज, और आपको पता है इसको मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है जी, रेस्टिंग फेज। और दूसरा आपको आइडिया है दैट इज़ नोन एज एम फेज, ठीक है जी। और आपको ये भी आइडिया एम फॉर माइटोटिक, ठीक है, फेज इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है, माइटोटिक फेज, जिसमें माइटोसिस भी आ सकती है और मियोसिस भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फेज इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर होते हैं। और ये भी आपको पता है कि इस रेस्टिंग फेज के अंदर हमारे पास 3 फर्दर फेजेज हैं, ठीक है। रेस्टिंग फेज में हमारे पास 3 फर्दर फेजेज हैं रेस्टिंग फेज के अंदर, और वो कौन कौन से फेजेज हैं आपको ये भी आइडिया। नंबर 1 पे अगर आप देखें सो दैट इज़ G1 फेज, ठीक है। नंबर 2 पे अगर आप देखें हमारे पास है जी S फेज। नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज G2 फेज, ठीक।
सो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, राइट। और एक और भी है जिसको आप नाम देते हैं, दैट इज नोन एज G0 फेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जिसको से कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा सेल किस में एंटर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज G1 फेज में एंटर हो रहा है। और यू नो दैट G1 का मतलब है गैप 1 फेज, ठीक है। तो गैप 1 में ये सबसे पहले एंटर हो रहे होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, याद रखिए, इसमें जो चीज़ सबसे पहले सेल इंक्रीज इन साइज, ठीक है जी, सेल इंक्रीज इन साइज नंबर 1। नंबर 2 जो है इसमें आप देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है जी, प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ जाहिर सी बात है और किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, आरएनए की सिंथेसिस। और किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, तो आपको पता है दैट इज व्हाट, डीएनए के सब यूनिट्स, ठीक है, डीएनए के सब यूनिट्स इसमें सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज, न्यूक्लियोटाइड आर सिंथेसाइज्ड इन डैश फेज, किस फेज में सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऑप्शन ए आपके पास G1 फेज, ऑप्शन बी आपके पास S फेज, ऑप्शन सी आपके पास G2 फेज, या ऑप्शन डी आपके पास G0 फेज। हाँ जी, तो क्या इसका आंसर बनेगा, डेफिनेटली बात है कि इसमें सिंथेसाइज हो रहा है, दैट इज व्हाट, G1 फेज में ये सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है, G1 फेज के अंदर। तो ये हमारे पास केस है जी, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, बट इज दैट G1 फेज। अब देखिए सेल साइज में इंक्रीज कर रहा है, तो अब देखिए हम इसको थोड़ा सा लार्जर सेल को शो कर लेते हैं इस तरह करके, ठीक है, ताकि सेल जो है वो इस तरह फॉर्म आपको नजर आए, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, आपको पता है ये क्रोमोसोम है जो कि इस एस फेज के बाद सॉरी G1 से गुजर के इसके अंदर सेल लार्जमेंट हुई है, और ये क्रोमोसोम ऐसे के वैसे। नेक्स्ट आप देखिए तो हमारे पास क्या है, दैट इज एस फेज, और आपको पता है एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, ठीक। तो नेक्स्ट जो फेज है, दैट फेज इज कॉल्ड एज एस फेज, एंड एस स्टैंड्स फॉर, ठीक है जी, सिंथेसिस फेज, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, सिंथेसिस फेज। और इसमें किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है जी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है जी, अकर्स इन, किस में होती है आपके ख्याल में, ऑप्शन ए आपके पास अगेन G1 फेज, ऑप्शन बी आपके पास G2 फेज, ऑप्शन सी आपके पास S फेज, एंड ऑप्शन डी आपके पास G0 फेज। हाँ जी, तो इस केस में क्या आएगा, अगेन यस आंसर इज व्हाट, S फेज आएगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ, ठीक है जी, एग्जैक्ट रेप्लिका दैट इज क्रोमेटिड, ठीक है जी, क्रोमेटिड इज synthesized इन डैश फेज, किस फेज में ये सिंथेसाइज हो रहा होता है, ऑप्शन ए अगेन आपके पास है जी G1 फेज, ऑप्शन बी आपके पास S फेज, ऑप्शन सी आपके पास G2 फेज, और ऑप्शन डी है आपके पास G0 फेज। अगेन वही बात है कि इसमें भी हमारे पास क्या आंसर आएगा वाला, एस फेज इसके अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंथेसिस फेज है। अब इसमें ज़रा देखिए क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है सिंथेसिस फेज के अंदर। जाहिर सी बात है, इसमें अभी हमने कहा कि डीएनए से किस चीज़ का बनना है, डीएनए, और ये क्या कहला रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन प्रोसेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे अगर डीएनए के सब यूनिट्स बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेप्लिकेशन ही प्रोसीड होगी। तो जब रेप्लिकेशन प्रोसीड होगी तो आपके पास कौन सा सेल बन जाएगा, आप देखिएगा, अब ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये इस तरह का पार्ट है, ठीक है, और दूसरा अगर आप देखें तो ये सारा ये क्रोमोसोम का पार्ट बना है, ठीक है, ये क्रोमोसोम बन रहा होता है इसके अंदर, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम है, ठीक है। अब आपको इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स के रेफरेंस से हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो फेज है जिसमें ये एंटर होता है वो कौन सा है, जिसमें ये डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है, इस तरह करके, और जब ये डिवाइड करेगा तो आपको अगेन आइडिया है कि एक क्रोमोसोम अगेन इस तरफ मूव कर चला जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो दूसरी तरफ मूव करके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है, ठीक है। फिर से ये सेल आप देखिए इसके अंदर एंटर हो रहा है ये वाला, ठीक, और ये सेल वैसे का वैसे ही प्रोसीड होगा जैसे हो रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज G2 फेज, ठीक है, G2 फेज इसको नाम देते हैं हम। अब G2 फेज में क्या क्या चीज़ें होगी, इसमें आपको पता है एक तो एनर्जी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन,
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच फेज, तो ये इसमें होती है G2 फेज के अंदर। इसमें क्यों एनर्जी प्रोडक्शन होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए G2 में एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। साथ साथ याद रखिए इसके अंदर आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है, साथ में प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, ठीक है, वो भी साथ साथ इसके साथ कंटिन्यू रहती है, ठीक है बाजी। तो ये चीज़ें इसके अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, ठीक। अच्छा जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटेड इन सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटेड इन डैश, ऑप्शन ए है आपके पास, अगर आपके पास G1 फेज है, ऑप्शन बी आपके पास S फेज है, ऑप्शन सी आपके पास G2 फेज है, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास G0 फेज। जी तो क्या आंसर आएगा जी? सेंट्रियोल्स की अब हम बात करें, क्योंकि आपको पता है सेंट्रियोल्स ने बने हैं स्पिंडल फाइबर्स, तो वो कहाँ पर बन रहे हैं एग्जैक्टली जी? वो डुप्लीकेट होते हैं S फेज के अंदर, लेकिन एक ही जगह पर रहेंगे, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो हम देखें ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेज है, ठीक है, दिस इज द फेज, ये सारे के सारा, ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं हमारा? दिस वन इज कॉल्ड एज इंटर फेज को कहते हैं, और ये जो है इसको हम नाम क्या देते हैं हमारा? दिस इज कॉल्ड एज एम फेज, और एम का बता आपको होता है माइटोटिक फेज इसको कहते हैं, ठीक है, एम फेज को कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि G1 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, ठीक है, G1 का टाइम ड्यूरेशन तो आपको आइडिया होगा, इट टेक्स अराउंड अबाउट 9 आवर्स, ठीक है, और एस फेज का कितना ड्यूरेशन होता है? दैट टेक्स फेज 10 आवर्स, ठीक, और ये कितना टाइम ड्यूरेशन लेता है? दैट इज 4.5 आवर्स, ठीक, और ये जो है ये कितना टाइम लेता है? दैट इज टेक्स फेज ओनली 30 मिनट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके अंदर, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि G1 फेज टेक्स हाउ मच टाइम? तो 9 आवर्स। S फेज के अंदर कितने हो रहे हैं हमारा? दैट इज 10 आवर्स, और G2 में कितने हो रहे हैं? दैट इज 4.5 आवर्स। और ये देखें अगर आप तो हमारी बॉडी के अंदर आप देखें तो हर सेल जो है वो किस तरह सर्कुलेट कर रहा है, हाउ मच टाइम के अंदर, कितना? तो 24 आवर्स के अंदर। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि सेल साइकिल completes in dash minutes in yeast, yeast में कितनी देर में होता है? ऑप्शन ए आपके पास अगेन 24 आवर्स, ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास 90 मिनट्स, ऑप्शन सी है आपके पास 120 मिनट्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, चलिए 660 मिनट्स। तो कितना आएगा आंसर? आपको आइडिया है कि जस्ट 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास सिंपल सा एक केस है, यीस्ट के रेफरेंस है, तो आपको पता है यीस्ट में सिंपली 90 मिनट्स के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, जो कि हम इसमें 24 आवर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन के रेफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है जी, इसको नाम दिया जा रहा है इंटर फेज को कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इस एम फेज के बारे में। अच्छा एक और बात, आपको पता है बाद सेल ऐसे होते हैं कि जो सेल साइकिल फर्दर प्रोसीड नहीं करते, वो इसी तरह इसके अंदर जो है ना वो घूम के स्टे कर जाते हैं, ठीक है, और आपको पता है इसको हम नाम क्या देते हैं? मतलब दिस वन इज कॉल्ड एज G0 फेज का नाम देते हैं, ठीक है, G0 फेज। आपको पता है G0 फेज ऐसा फेज होता है जिसमें जो सेल एंटर हो जाता है, वंस इट विल एंटर इट विल डू नॉट फर्दर डिवाइड, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। और वो कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं इसके अंदर? इसमें जो सेल्स आ जाते हैं वो है नर्व सेल्स, ठीक है जी बात, दैट इज अ नर्व सेल नंबर 1, ठीक है जी, और इसके अलावा आपने पढ़ा आई लेंस के सेल्स है, ठीक है। तो ये ऐसे सेल्स आपने पढ़ा कि जैसे ही ये G0 में एंटर हो जाते हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं होते, क्लियर। चलिए अच्छा जी, फिर है हमारे पास इसमें जो एम फेज है वो देखते हैं जी, एम फेज, और एम फेज में क्या बोला जा रहा है? दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज इसको बोल रहे हैं हम। और ये जो माइटोटिक फेज है इसमें अगर हम बात करें तो आपको पता है व्हाट इज दैट माइटोसिस। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है
द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which chromosomes equally segregate, ठीक है जी, क्रोमोसोम्स इक्वली सेग्रीगेट्स, ठीक है, एंड फॉर्म टू डाटर सेल्स, एंड फॉर्म टू, ठीक है जी, डाटर सेल्स। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए आपके पास है, इक्वली सेग्रीगेट होने के साथ साथ, इक्वली सेग्रीगेट। तो ये हमारे पास ऑप्शन 2 आ रही है इसके अंदर। ऑप्शन ए आपके पास है जी माइटोसिस, ऑप्शन बी आपके पास है जी मियोसिस, या फिर यूज कैन से ऑप्शन सी आपके पास माइटोटिक फेज, या फिर ऑप्शन डी आपके पास इंटरफेज। जी अब आपके पास क्या इसका आंसर आएगा? यस एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, दैट इज नोन एज माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस हम इसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह रहे हैं हमारा, कांस्टेंट इसके अंदर रह रहे होते हैं, ठीक। तो ऐसा आपको होता है, ये माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें एक सेल, सपोज एक सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस, एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो रहा है बोला, एक सेल इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 सेल्स, ठीक है, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बोला, कांस्टेंट। सपोज अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी कितने आ रहे हैं बोला, 46, और इसमें भी 46 ही क्रोमोसोम आएंगे। ये जो सेल्स हैं आपको पता है इनको नाम क्या देंगे, दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स, और ये जो सेल है इट विल बी कॉल्ड एज, ठीक है जी, पेरेंटल सेल इसको कहते हैं, ठीक है। सो एक पेरेंटल सेल है, बाकी जो 2 नहीं बनेंगे उसको नाम क्या देंगे बोला, दैट इज कॉल्ड एज डाटर सेल्स, ठीक। तो ये हमारे पास 2 डाटर सेल्स और एक पेरेंटल सेल इसको कहते हैं। सो एक पेरेंटल सेल जब डिवाइड होता है तो कितना बनाता है, तो डाटर सेल बनाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। इसमें भी आपको पता है कि कितने फेजेस हैं हमारे पास, तो 2 फेजेस ही हैं। नंबर 1 जो है फेजेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है एक है कैरियोकाइनेसिस, ठीक, और एक जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, उसका हम नाम देते हैं, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हमारे पास 2 फेजेस इसके अंदर। फिर आपको पता है कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर फेजेस है, ठीक है, फर्दर फेजेस हैं इसके अंदर, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अगर आप देखें इस केस में अच्छा जी, तो अगर आपसे क्वेश्चन किया था कि माइटोसिस टेक्स प्लेस इन डैश सेल्स, किन सेल्स में हो रही होती है, ऑप्शन ए आपके पास हैप्लॉइड सेल्स ओनली, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स ओनली, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ, ठीक है जी, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, यहाँ पे ऑप्शन डी है आपके पास पॉलीप्लॉइड, ठीक है जी, पॉलीप्लॉइड इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वो क्या इसका आंसर आएगा, तो आपको पता है इसमें दोनों ही हैं, ठीक है, बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक होगी बाजी। ये हमारे पास केस है, इसको नाम दिया जा रहा है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड।